आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश की राजनीति में और राजनेताओं के द्वारा वीर सावरकर को लेकर काफी विवाद बना हुआ है। कई लोग आप देखेंगे इन्हें हीरो मानते हैं और इन्हें देश का स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, समाज सुधारक मानते हैं और हिंदुत्व के दर्शन का सूत्रधार मानते हैं। तो दूसरे लोग कुछ ऐसे भी हैं जो आप देखेंगे इन्हें विलेन मानते हैं, यानी कि आप देखिए माफी भी कहते हैं और वो कहते हैं कि देश की आज़ादी में वीर सावरकर का कोई योगदान नहीं था। इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। इन्होंने जो भीमराव अम्बेडकर हों या आप देखिए महात्मा गांधी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जवाहरलाल नेहरू हों, इन लोगों को धोखा दिया है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि हमारे देश के जो नेता है और नेता जो बात कहते हैं वो उसी को जनता सही भी मान लेती है। लेकिन नेता किस उद्देश्य से कहते हैं? नेताओं का महापुरुषों को लेकर केवल इतना नजरिया और इतना उद्देश्य है कि वोट बैंक प्राप्त करना। इसके अलावा वो ना तो किसी महात्मा गांधी को मानते हैं और ना ही सही से जानते हैं उनके बारे में, ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ना ही आप देखेंगे वीर सावरकर को और ना ही देखिए नेहरू को। उनका जहां जो भी राजनीतिक उद्देश्य होता है उस हिसाब से वो उसका उनका उपयोग करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं और वो हर फैसला हर शब्द आप देखिए राजनीति की दृष्टि से ही कहते हैं। और असल में इन्होंने किसी को नहीं पढ़ा है, ना तो वीर सावरकर को पढ़ा है और ना ही आप देखिए इन्होंने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, किसी को नहीं पढ़ा है। वीर सावरकर को लेकर आप देखिए विवाद है। अगर 1909 के पहले के वीर सावरकर को अगर आप देखें तो आप लोग देशभक्त कहेंगे। उनका योगदान देश की आजादी में रहा है। लेकिन 1909 के बाद जो उन्होंने उनका उनमें बदलाव आया, जो उन्होंने माफी मांगने की बात की, लेटर लिखे, उसको लेकर विवाद हमेशा बना रहा है। उनकी आलोचना हमेशा होती रही है। तो दोनों पक्षों को देखकर हमें किसी भी व्यक्ति का वो मूल्यांकन करना चाहिए। और बिल्कुल ये सही बात है कि इन्होंने माफी मांगी थी। इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने का वादा किया था और आप लोग इतिहास की पुस्तकें उठा के देखें तो उनमें लिखा हुआ है, प्रमाण भी है इनकी माफी का। लेकिन कहते हैं कि उसका उद्देश्य अलग था। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से जेल से बाहर आए। कई लोग आप देखते हैं कि भगत सिंह से इनकी तुलना कर देते हैं कि भगत सिंह को माफी मांगने के लिए कहा गया, उनके घर वालों ने, उनके माँ बाप ने, उनके दोस्तों ने कहा, लेकिन भगत सिंह ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने फांसी को स्वीकार कर लिया और इसको लेकर इनकी आलोचना भी की जाती है वीर सावरकर की। तो आज हम लोग वीर सावरकर के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे। अब आप देखिए कि जो इन्हें मानने वाले होंगे वो इनकी तारीफ सुनना पसंद करते हैं और जो इनके विरोधी होंगे, इन्हें नहीं मानते होंगे, वो इनकी एक तरह से आलोचना सुनना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों के सामने सभी जानकारी रख देता हूं। अब तय आपको करना है कि कौन महान था, कौन क्या था, ये आप लोगों पर छोड़ देता हूं। नेताओं को आप लोग जितना कॉमेडी को जितना सीरियस लेते हैं ना, उससे हम ज्यादा ही नेताओं को भी सीरियस नहीं लेते हैं। वो कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें, कोई मायने नहीं रखता है आजकल बोलने का कुछ और देखने का, करने का कुछ। और नेताओं से कहाँ उम्मीद की जा सकती है नैतिकता की? कौन से आप देखिए जनता पर प्रभाव पड़ता है तो वो तो उस हिसाब से फैसला लेते होंगे। और आज की जनता ही अलग है। आप लोग वीर सावरकर को अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और एक विवादित व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश की आज़ादी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का आप देखिए देश को आज़ाद करने में योगदान रहा है। अपनी जगह हर किसी का योगदान रहा है, किसी के भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। कवियों का योगदान है, सब आप देखिए कि पत्रकारों का योगदान है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इस तरह के लोगों का भी योगदान है अपनी जगह। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह की तमाम अनगिनत हमारे देश की आजादी के योद्धा रहे हैं। और किसी एक व्यक्ति के योगदान को अगर कोई नकार रहा है तो असल में उसने देश की आजादी को, देश के इतिहास को पढ़ा ही नहीं है। आप देखिए पहली मंत्रिमंडल का गठन होता है नेहरू की,
और उसमें आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा अलग थी। उनके कई मतभेद थे नेहरू से। और आप देखेंगे भीमराव अंबेडकर की विचारधारा अलग थी, उनके भी मतभेद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देख लीजिए, लेकिन नेहरू की मंत्रिमंडल में सभी को शामिल किया गया। और अगर आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को शामिल ना किया जाता तो जो देश की सुंदरता आप देख रहे हैं ना, एकता देख रहे हैं ना, ये शायद ना हो पाती। देशी रियासतों को शामिल करना उनका काम था, उन्होंने बाखूबी निभाया भी। कानून के क्षेत्र में आप देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति जिनकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती थी, भीमराव अंबेडकर साहब सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। तो इस तरह से आप देखिए सबका अपना अपना योगदान है। लेकिन आज होड़ लगी हुई है, कौन हीरो कौन विलेन, और इसी में पूरी राजनीति समटी हुई है। इसी के नाम पर वोट बैंक सब हो रहा है। कोई और आप देखिए शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, नौकरी की बात कर लीजिए, इस तरह के मुद्दे ही खत्म है। तो अगर विनायक दामोदर सावरकर की हम लोग बात करें, बीडी सावरकर भी आप लोग इन्हें कहते हैं, इनका अगर आप लोग जन्म देखें तो आप देखेंगे नासिक जिले के भागलपुर में एक साधारण से हिंदू ब्राह्मण परिवार में 28 मई 1883 को एक महान व्यक्ति ने जन्म लिया था, और जिनका नाम विनायक दामोदर सावरकर रखा गया। हिंदू थे, ब्राह्मण जाति से आते थे, ये भी याद रखिएगा। महापुरुषों की जाति को लेकर भी आप देखते हैं, और अभी भी आप लोग देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की बात होती है उसकी जाति पहले, धर्म पहले देखा जाता है। बचपन से ही देशभक्ति भाव मन लिए सावरकर ने अपने बड़े भाई बहन, जिनका नाम गणेश मैना भाई और नारायण के साथ अपना बचपन बिताया। और उन्होंने अपने जीवन का पहला वीर परचम तो 12 साल की उम्र में ही लहरा दिया था, जब सावरकर ने एक छात्रों के समूह को मुसलमानों की भीड़ में भगा दिया, जिन्होंने पूरे शहर में अपराध तड़फड़ी मचा रखी थी। और उनके उस साहस और बहादुरी के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई, और बाद में उन्हें वीर व्यक्ति का नाम दिया गया, और तभी से उन्हें वीर दामोदर सावरकर कहा जाने लगा। और बचपन से ही आप देखेंगे देश के लिए कुछ करने की लगन ने उन्हें क्रांतिकारी युवा बना दिया, और उनके इस कदम में उनके बड़े भाई गणेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वे एक युवा खिलाड़ी के रूप में सबके सामने उभर कर आए। और धीरे धीरे उन्होंने युवा समूह का आयोजन किया, और जिसके बाद मित्र मेला के नाम से का नाम दिया, ठीक है, एक संगठन। और वीर सावरकर जब बहुत कम उम्र के थे तभी इनके माता पिता की डेथ हो जाती है। इसके बाद बड़े भाई थे इनके, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, उनके जीवन को सही मार्गदर्शन दिया, और उन्होंने पुणे के कॉलेज में दाखिला लिया और बीए की डिग्री प्राप्त की। और जब ये स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी स्नातक की डिग्री इनसे वापस ले ली, और 1906 में ये बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए। अगर हम लोग इनकी वैवाहिक जीवन की बात करें तो वीर सावरकर की पत्नी यमुना बाई को माई के नाम से जाना जाता है, और वीर सावरकर के जीवन में भी सफलता का मुख्य श्रेय यमुना बाई को दिया जाता है। और यमुना बाई एक बेहद अलग माहौल में पली बड़ी थी, जो वीर सावरकर के पारिवारिक माहौल से बेहद अलग। यमुना बाई एक बेहद संपन्न परिवार से थी, और सावरकर जी एक मध्यम परिवार से थे, लेकिन फिर भी यमुना बाई ने अपने वैवाहिक जीवन को बाखूबी निभाया। 1901 को नासिक में इनका विवाह होता है, और यमुना बाई को संगीत का शौक था, और ये अच्छी गायिका भी थी। इन्होंने अपने पति को देश प्रेम के लिए जागृत किया, और इनकी देशभक्ति कविताओं को एक आवाज दी, और इन्होंने देश की महिलाओं में राष्ट्र भावना को जागृत किया। आप देखिए 1857 में महिलाओं को घर से निकलने की अनुमति नहीं होती थी। आप देखिए रानी लक्ष्मीबाई निकल के आई। तो देखिए बहुत सारी योद्धाओं का, बहुत सारे महानायकों का आप देखिए योगदान रहा है देश में को यहाँ तक लाने में। वीर सावरकर के द्वारा संगठन भी बनाए गए, इन्हें भी देखिए आप लोग। इन्होंने कई संगठन बनाए और देश को आजाद कराने में अपना योगदान भी दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस के नाम से जाना जाता है, और इस संघ की स्थापना 5 लोगों ने की थी, जिनमें से एक वीर सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर थे। 1940 में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारत नामक एक ऐसी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। और आजादी के वास्ते काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई थी, जो मित्र मेला के नाम से जानी गई। यहां भी इनकी आलोचना की जाती है, कहा जाता है कि आरएसएस संगठन बनाया, इन्होंने कई संगठन बनाए, लेकिन भगत सिंह की फांसी का विरोध इन्होंने भी नहीं किया। कोई उस समय आप देखिए कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि इन्होंने भगत सिंह की फांसी का विरोध किया हो। तो इसको लेकर भी इनकी आलोचना की जाती है, इन संगठनों की, इनकी।
वीर सावरकर की अगर योगदान की बात करें योग आज़ादी में, तो छात्रों का इन्होंने एक संगठन बनाई और भारत से अंग्रेजों को भारत से निकालने की योजना भी बनाई। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सिफो म्यूटिनी, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जा रहे पहले युद्ध की कहानी लिखी और इस किताब को एक बड़ी सफलता मिली। इसे कई भाषाओं में प्रसारित भी किया गया और इन्होंने ब्रिटेन में एक समान विचारधारा के लोगों का एक समूह भी बनाया। इनकी इन गतिविधियों को देख के पुलिस की नजरों में आ गए और 13 मार्च 1910 को ये लंदन में गिरफ्तार कर लिए गए और इन्हें भारत भेजा गया। जब इन्हें जहाज से भारत लाया जा रहा था तब ये जहाज से छुप कर निकल कर पानी में चले गए और बेहद ठंडे पानी में तैर कर किनारे पर पहुंचे और इन्होंने अपने कुछ मित्रों को पहले से ही आने के लिए कहा था और लेकिन उन्हें आने में देरी हो गई और सावरकर दोबारा पकड़े गए और इन्हें 50 साल की कठिन कारावास की सजा सुनाई गई और इन्हें 4 जुलाई 1911 को पोर्ट विलियर की सेलुलर जेल भेजा गया और इनके साथ जेल में बहुत ही सख्त व्यवहार किया गया जाता था और इन्होंने कई किताबें लिखी और जेल से बाहर आकर छुप छुप कर देश की स्वतंत्रता प्राप्ति की लड़ाई में जुट गए। और वीर सावरकर और जो भगत सिंह की तुलना की बात की थी उसे भी देख लीजिए। आगे कुछ और बात करेंगे इनकी महानता पर और जो इन्हें विलेन मानते जो हीरो मानते उनके पॉइंटों को। जब भगत सिंह कहते हैं कि केवल 23 साल के थे तो इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और इन्होंने शहीद होने के लिए एक कदम भी पीछे नहीं लिया और इन्होंने ब्रिटिश सरकार की दयालुता लेने से साफ इंकार कर दिया था। किसने? भगत सिंह ने। और इन्हें इनके कई शुभचिंतकों और परिवार वालों ने याचना करने के लिए कहा था पर ये नहीं माने और ये हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। और वीर सावरकर ने कारावास में रह कर कई बार ब्रिटिश सरकार से क्षमा याचना की और कहा कि वे कभी भी ब्रिटिश सरकार के विरोध में नहीं जाएंगे। ये इन्होंने केवल जेल से रिहा होने के लिए कहा था और इनके समर्थक बताते हैं कि ये भले ही ब्रिटिश सरकार से वादा किया था, इसके पीछे इनकी एक योजना थी कि लेकिन इन्होंने अपना हिंदुत्व की भावना नहीं छोड़ी और एक अलग रूम में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति की लड़ाई लड़ रहे थे और भारत को सोने की चिड़िया कहने के लिए एक तरह से काम भी कर रहे थे। और पहले आप देखिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था और देश की आजादी की बात होती रहती थी। वीर सावरकर को जो आप देखिए काला पानी की सजा हुई, इन्होंने जैक्सन नाम के एक कलेक्टर का खून किया था और जो महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में काम कार्यरत था और अप्रैल 1911 में इन्हें काले पानी की कारावास हुआ और इन्हें जेल के तृतीय तल के एक बेहद छोटे से कमरे में रखा गया। कमरे में केवल पानी का मटका और गिलास था और इनके साथ हाथ और पैरों में बेड़ियां बंधी थी। इन्हें अकेली एक काली कोठरी में रखा गया। इनके साथ और किसी भी कैदी को नहीं रखा गया। इनके भाई गणेश भी इस जेल में कैदी थे लेकिन इन्हें इतना सख्ती से रखा जाता था कि इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा कि उनके भाई भी इसी जेल में है और इन्होंने 1911 से 1921 तक 11 साल की कठिन कारावास की सजा भी काटी। और आप देखिए कि बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी, एक हकीकत बात है, लेकिन जो माफी इन्होंने मांगी उसी को लेकर खास विवाद बना हुआ है। अब देखिए महात्मा गांधी हो या सर कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, अगर आप देखिए कि इन पर कितने विवाद खड़े होते रहते हैं और एक अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि अगर नेहरू की मौत अगर 1958 के पहले हो जाती तो देश की दुनिया के सबसे अच्छे शासक नेहरू कहे जाते। लेकिन आप देखिए 1958 के बाद जो जो गलतियां हुई, हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, कहते हैं उसी के कारण इनकी आलोचना भी की जाती है। और वीर सावरकर, नाथूराम गोडसे और गांधी जी का प्रसंग देख लीजिए। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई। 1948 की बात हो रही, यह देश के लिए एक बेहद दुखद घड़ी थी और इस घटना के दो मुख्य आरोपी थे, एक नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। ये दोनों ही आरोपी वीर सावरकर के साथ अक्सर दौरा करते थे और जब गांधी जी की हत्या की गई तब सावरकर के घर पर भी पत्थरबाजी की गई और इनके विरोध में नारे भी लगाए गए। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनका विरोध किया गया, लेकिन इन्होंने कहा वे इस अपराध में शामिल नहीं थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था। और आगे चलकर इन्हें माफी भी एक तरह से आप देखिए इन्हें रिहा भी कर दिया गया था, निर्दोष मुक्त कर दिया गया था। वीर सावरकर पर मूवियां भी बनी हुई हैं। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में 1996 में काला पानी नाम से एक फिल्म बनाई गई थी और इसमें वीर सावरकर के कठिन जीवन को दर्शाया गया है और इसमें शैलेंद्र गौड़ ने मुख्य भूमिका वीर सावरकर का रोल निभाया और वीर सावरकर के जीवन के भरपूर क्षणों को एक फिल्म में बेहद खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। यह फिल्म 2001 में आई थी और श्री नरेंद्र मोदी ने इसे गुजराती संस्करण में भी रिलीज करने का अनुरोध किया था और 2012 में इसका गुजराती भाषा में भी प्रसारण किया गया था।
और आप लोगों को एक बात मालूम होनी चाहिए, बीजेपी इन्हें काफी मानती है। इनके द्वारा रचनाएं, कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, ये भी देख लीजिए। हिंदू हिंदुत्व, ये आप देखेंगे कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदू राष्ट्र दर्शन, इनसाइड द यूनिटी कैंप। और इनकी अंतिम समय की बात करें, मौत की, तो वीर सावरकर का कहना था कि जब किसी व्यक्ति के जीवन के सभी लक्ष्य पूर्ण हो जाए, तब यदि वह मृत्यु की ओर अग्रसर हो तो उसे आत्मसमर्पण करते हैं। और सावरकर देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बेहद प्रसन्न थे और वे अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके थे। और इन्होंने 3 फरवरी 1966 को अपना अन्न जल त्याग दिया और अपने चिकित्सक को कोई उपचार न देने का अनुरोध भी किया। और 26 फरवरी 1966 को करीब 11 बजे इनका देह त्याग हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। अब बात आती है, देखिए, इनकी एक सामान्य कहानी हो गई कि इनका जन्म कैसा हुआ, पारिवारिक पृष्ठभूमि देख ली, शिक्षा देख ली, देश में योगदान क्या रहा है आज़ादी में। लेकिन सवाल यहाँ उठता है और सबसे ज्यादा विवाद भी यही उठता है। बहुत सारे लोग, आप देखिए, भारत में इन्हें हीरो मानते हैं, बहुत सारे लोग इन्हें विलेन मानते हैं। तो वो कारण क्या है जिससे लोग हीरो मानते हैं और विलेन मानते हैं? उन कारणों को आप लोग देख लीजिए एक बार। आप देखेंगे कि अक्टूबर 1906 में लंदन में एक ठंडी शाम चित पावन ब्राह्मण विनायक दामोदर सावरकर इंडिया हाउस के अपने कमरे में झींगे यानी कि प्रॉन तल रहे थे। और सावरकर ने उस दिन एक गुजराती वैश्य को अपने यहाँ खाने पर बुला रखा था, जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित कराने लंदन आए हुए थे। और उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी सावरकर से कह रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ उनकी रणनीति जरूरत से ज्यादा आक्रामक है। और सावरकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, चलिए पहले खाना खाइए। इनके बीच बात हो रही है महात्मा गांधी और सावरकर के बीच। बहुचर्चित किताब द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि उस समय गांधी महात्मा नहीं थे, सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे। तब तक भारत उनकी कर्मभूमि भी नहीं बनी। और बाद में आप देखते हैं कि भारत आते हैं वो, और भारत में जो काम करते हैं, कर्म करते हैं, उसी की वजह से वो क्या बनते हैं? महात्मा गांधी बन जाते हैं। और जब सावरकर ने गांधी को खाने की दावत दी तो गांधी ने ये कहते हुए माफी मांग ली कि वो ना तो गोश्त खाते हैं ना ही मछली खाते हैं, यानी कि मांसाहारी नहीं है। बल्कि सावरकर ने उनका मजाक भी उड़ाया कि कोई कैसे बिना गोश्त खाए अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दे सकता है। और उस रात गांधी सावरकर के कमरे में अपने सत्याग्रह आंदोलन के लिए उनका समर्थन लिए बिना खाली पेट बाहर निकले थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। हाल ही फरवरी 1949 में उन्हें बरी कर दिया गया था। आरएसएस की का ना होते हुए भी संघ परिवार में इज्जत, ये आप देखिए आरएसएस से जुड़े रहे हैं। और इसे एक विडंबना ही कहिए कि कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के एक सदस्य ना रहे वीर सावरकर का नाम संघ परिवार में बहुत इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। ये संस्थापक थे, लेकिन आप देखिए उसके बाद सदस्य कभी नहीं रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के या भारतीय जनसंघ के। सन 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के नारायण के पास सावरकर को भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था। भारत रत्न की बात करें तो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, और ये आप देखेंगे कि कब दिया गया था, पहली बार कब शुरू हुआ था? 1954 से शुरू हुआ था। नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं, उसके 2 दिन बाद ही वीर सावरकर की 131वीं जयंती तिथि पड़ती है और वो संसद भवन का जाकर सावरकर के चित्र के सामने सिर झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और हमें मानना पड़ेगा कि सावरकर बहुत ही विवादास्पद शख्सियत थे। और आप देखेंगे, हम नहीं भूल सकते हैं कि गांधी हत्याकांड में उनके खिलाफ केस चला था। वो छूट जरूर गए थे, लेकिन उनके जीवन काल में ही उनकी जांच के लिए कपूर आयोग बैठा था और उसकी रिपोर्ट में शक की सुई सावरकर से हटी नहीं थी। और उस नेता को सार्वजनिक रूप से इतना सम्मान देना मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा।
और तो बीजेपी वाली आप देखिए इनका सपोर्ट करते हैं, जो आप देखिए कहते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं। और नासिक की कलेक्टर की हत्या के सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसको आपको बता चुका हूं कि इसी के कारण जेल भी हुई थी। और पानी के सवा जहाज से भी कूद पड़े थे, ये भी रहा। और अंडमान की सेलुलर जेल में की कोठी नंबर 52 में इस तरह से सावरकर की कुछ मिनटों की आज़ादी खत्म हो गई और अगले 25 सालों तक वो किसी ना किसी रूम में अंग्रेजियों के कैदी रहे। और उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई और सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी कि काला पानी भेज दिया गया। और वैसे भी आप देखिए कि इनके पक्षकार हैं, वो ये भी कहते हैं कि बताओ इतनी लंबी सजा किसी और को हुई है, वो अगर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे तो उन्हें सजा क्यों हुई थी। उन्हें 698 कमरों की सेलुलर जेल में 13x13.5 गुना और 7.5 फीट की कोठरी नंबर 52 में रखा गया था। और वहां जेल जीवन का जिक्र करते हुए आशुतोष देशमुख 20 सावरकर की जीवनी में लिखते हैं कि अंडमान में सरकारी अफसर बग्घी में चलते थे और राजनीतिक कैदी इन बग्घियों को खींचा करते थे, यानी कि आप देखिए कि बैलों की तरह काम करवाते थे। वहां ढंग की सड़कें नहीं होती थी, इलाका भी पहाड़ी होता था। जब कैदी बग्घियों को नहीं खींच पाते थे उनको गालियां दी जाती थी और उनकी पिटाई होती थी। परेशान करने वाले कैदियों को कई दिन तक आप देखेंगे कि पानीयल सूप दिया जाता था। और उसके बाद देखेंगे उनके अलावा उन्हें कोनेन पीने के लिए भी मजबूर किया जाता था, इससे उन्हें चक्कर आते थे, कुछ लोग उल्टियां कर देते, कुछ को बहुत दर्द भी रहता था। और खड़े खड़े बेड़िया हथकड़ियों की भी बात होती है। देशमुख ये भी लिखते आगे कि सभी कैदियों को शौचालय ले जाने का समय नियत रहता था, शौचालय के अंदर भी उन्हें तय समय सीमा तक रहना होता था। कभी कभी कैदी को जेल के अपने अंदर में एक कोने में ही मल त्यागना पड़ता था। ये आप सोच सकते हैं कितना क्रूरता की जाती थी। जेल की कोठरी की दीवार से मल पेशाब की बदबू आती थी। कभी कभी कैदियों को खड़े खड़े हथकड़ियों बेड़ियों पहनने की सजा दी जाती थी और उस दशा में उन्हें खड़े खड़े ही शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता था। उल्टी करने के दौरान भी उन्हें बैठने की इजाजत नहीं थी। तो मानवता की एक तरह से हद पार थी, एक तरह से क्रूरता की। अंग्रेजों को माफीनामे की अगर बात करें हम लोग, और इसको लेकर ही विवाद है, लेकिन यहां से सावरकर की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। पहली जिंदगी पर आप देखिए कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। अगर जिसने भी आप देखिए उन्हें पढ़ा है, उन्हें समझा है, वो महान स्वतंत्रता सेनानी पहली जिंदगी में रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन सेलुलर जेल में उनके काटे 9 साल 10 महीने मैंने अंग्रेजों के प्रति सावरकर के विरोध को बढ़ाने के बजाय समाप्त कर दिया। और हो सकता है कि लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो यातनाएं दी जा रही थी उससे वो कमजोर पड़ रहे थे। और निरंजन तकली बताते हैं कि मैं सावरकर की जिंदगी को कई भागों में देखता हूं और उनकी जिंदगी का पहला हिस्सा रोमांटिक क्रांतिकारी का था और जिसमें उन्होंने 1857 की लड़ाई पर किताब लिखी थी और इसमें उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता की वकालत भी की थी। और गिरफ्तार होने के बाद असलियत से उनका सामना हुआ और 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। और वहां पहुंचने के 1.5 महीने के अंदर इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों को माफी मांगने का पत्र लिखा। और जेल के रिकॉर्ड बताते हैं कि वह हर महीने 3 या 4 कैदियों को फांसी दी जाती थी। फांसी देने का स्थान उनके कमरे के बिल्कुल नीचे था। हो सकता है इसका सावरकर पर असर पड़ा हो। कुछ हलकों में कहा जाता है कि जेलर बैरी ने सावरकर को कई रियायतें भी दी थी। और एक और कैदी बरिंद घोष ने बाद में लिखा है कि सावरकर बंधु हम लोगों को जेलर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गुपचुप तौर से भड़काते थे, लेकिन जब हम उनसे कहते थे कि खुल कर हमारे साथ आइए तो वो पीछे हो जाते थे और उनको कोई भी मुश्किल काम करने के लिए नहीं दिया गया था। तो इसको लेकर भी आलोचना की जाती है। हिंसा का रास्ता, निरंजन टकली कहते हैं कि हर 15 दिन पर वहां कैदियों का वजन लिया जाता था। जब सावरकर सेलुलर जेल पहुंचे तो उनका वजन 112 पाउंड था। 2.25 साल बाद जब उन्होंने सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक को अपना चौथा माफीनामा दिया तो उनका वजन 126 पाउंड था। इस तरह उनका 14 पाउंड वजन बढ़ा जेल में रहने के दौरान। अपने ऊपर दया करने की गुहार करती हुए उन्होंने सरकार से खुद को भारत की किसी जेल में भेजे जाने की प्रार्थना की थी। इसके बदले वो किसी भी हैसियत में सरकार के लिए काम करने के लिए तैयार थे। और सावरकर ने
ने ये भी कहा था कि अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कदमों से उनकी संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हुई है और उन्होंने अहिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। शायद इसी का परिणाम था कि काला पानी की सजा काटते हुए सावरकर को 30 और 31 मई 1919 को अपनी पत्नी और छोटे भाई से मिलने की इजाजत भी दी गई थी और जेल से बाहर आने रहने के लिए बनाई थी ये रणनीति, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। बाद में सावरकर ने खुद उनके समर्थकों ने अंग्रेजों से माफी मांगने को इस आधार पर सही ठहराया था कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थी। और सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझे भारत पत्र भेजने का अधिकार छीन लिया जाता और मैंने वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय से पूछा कि आखिरी भगत सिंह के पास भी माफी मांगने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब सावरकर के पास ऐसा करने की क्या मजबूरी थी? तो राम बहादुर राय क्या कहते हैं, जवाब क्या देते हैं? भगत सिंह और सावरकर में बहुत मौलिक अंतर था। भगत सिंह ने जब बम फेंकने का फैसला किया तो उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें फांसी का फंदा चाहिए। दूसरी तरफ वीर सावरकर एक चतुर क्रांतिकारी थे और उनकी कोशिश रहती थी कि भूमिगत रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। और मेरा मानना है कि एक सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े कि उनके माफी मांगने पर लोग क्या कहेंगे, और उनकी सोच ये भी है कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। और सावरकर का हिंदुत्व की अवधारणा। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। और निरंजन मुखोपाध्याय बताते हैं हिंदुत्व को वो एक राजनीतिक घोषणा पत्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे और हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं कि इस देश का इंसान मूलतः हिंदू है और इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसका पितृभूमि और मातृभूमि व पुण्य भूमि यही हो। पितृ और मातृभूमि तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन पुण्य भूमि तो सिर्फ हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों की हो सकती है। मुसलमानों, ईसाइयों की तो ये पुण्य भूमि नहीं है। और इस परिभाषा के अनुसार मुसलमानों और ईसाइयों को इस देश के नागरिक कभी हो ही नहीं सकते। तो ये परिभाषा थी किसकी? विनायक दामोदर सावरकर की, हिंदू की। और एक सूरत में वो हो सकते थे अगर वो हिंदू बन जाएं। वो इस विरोधाभास को कभी नहीं समझा पाए कि आप हिंदू रहते हुए भी अपने विश्वास या धर्म को मानते रहे। अंग्रेजों के साथ समझौता। तो साल 1924 में सावरकर को पुणे की यरवदा जेल से 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया। एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, दूसरे वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति के लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। और निरंजन तकले बताते हैं कि सावरकर ने वायसराय लिन लेथको के साथ लिखित समझौता किया था। उन दोनों का समान उद्देश्य गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना है। अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे, 60 रुपये महीना। वो अंग्रेजों की कौन सी ऐसी सेवा करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलती थी? वो इस तरह की पेंशन पाने वाले अकेले शख्स थे। इसको लेकर भी आलोचना होती है इनकी। काली टोपी और इत्र की बोतल। अतिवादी विचारों के बावजूद निजी जिंदगी में वो अच्छी चीजों के शौकीन थे। वो चॉकलेट्स, जिंटान ब्रांड की विस्की पसंद करते थे। कौन? सावरकर। उनके जीवनीकार आशुतोष देशमुख लिखते हैं, सावरकर 5 फीट 2 इंच लंबे थे। अंडमान की जेल में रहने के बाद वो गंजे हो गए थे। उन्हें तंबाकू सूंघने की आदत पड़ गई थी। अंडमान की जेल कोठरी में वो तंबाकू की जगह जेल की दीवारों पर लिखा चूना खुर्रम कर सूंघा करते थे, जिसके उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। लेकिन इसके उनकी नाक खुल जाती थी और उन्होंने सिगरेट और सिगार पीने की भी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें रास नहीं आया। वो कभी कभी शराब भी पीते थे। नाश्ते में वो 2 उबले अंडे खाते थे और दिन में कई प्याले चाय पीते थे। उनको मसालेदार खाना पसंद था, खासतौर से मछली। और वो अल्फांसो आम, आइसक्रीम, चॉकलेट के भी बहुत शौकीन थे। वो हमेशा एक जैसी पोशाक पहनते थे, गोल काली टोपी, धोती या पैंट, कोट की जेब में एक छोटा हथियार, इत्र की एक शीशी, एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में मुड़ा हुआ अखबार लिए रहते थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, नीलांजन मुखोपाध्याय ये सब बताते हैं, ठीक है। अगर सावरकर की राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो 2 दशक राजनीतिक एकाकीपन और अपसय में बीते उनके। और उनके एक और जीवनीकार धनंजय कीर उनकी जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि लाल किले में चल रहे मुकदमे में जज ने जैसे ही उन्हें बरी किया तो नाथुराम गौडसे और नारायण वापटे को फांसी की सजा सुनाई। कुछ अभियुक्त सावरकर के पेट पड़ गए। उन्होंने मिलकर नारा दिया, हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, कभी ना होगा पाकिस्तान। राम बहादुर राय कहते हैं, दरअसल उन पर आखिरी दिनों में जो कलंक लगा उसने सावरकर की विरासत पर अंधकार का बादल डाल दिया।
दुनिया में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जो क्रांतिकारी कवि भी हो और साहित्यकार भी हो, अच्छा लेखक भी हो। और अंडमान की जेल में रहते हुए पत्थर के टुकड़ों को कलम बनाकर जिसने 6,000 माफी चाहता हूँ 6,000 कविताएं लिखी और उनकी कंठस्थ किया। यही नहीं, 5 मौलिक पुस्तकें वीर सावरकर के खाते में है। लेकिन इसके बावजूद जब सावरकर महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े तो सावरकर समाप्त हो जाते हैं, उनकी इस राजनीतिक विचारधारा वही सूख जाती है। और देखिए इन पर 2 ही ये आरोप लगे, इन्हीं के कारण आप देखिए इनकी आलोचना की जाती है। एक तो माफीनामा का, एक आप देखिए महात्मा गांधी की हत्या का। और इनके काम अच्छे रहे। पॉल राइजिंग फिगर 1966 में अपनी मृत्यु के कई दशक बाद भी भारतीय राजनीति में वीर सावरकर एक पोलराइजिंग फिगर है। या तो वो आपके हीरो हैं या विलेन है। निरंजन तकले ये भी कहते हैं साल 2014 में संसद के सेंट्रल हॉल में जब मोदी सावरकर के चित्र को सम्मान देने वहां पहुंचे तो उन्होंने अनजाने में अपनी पीठ महात्मा गांधी की तरफ कर ली थी, क्योंकि गांधी जी का चित्र उनके ठीक सामने लगा था। और ये आज की राजनीति की वास्तविकता है। अगर आपको सावरकर को सम्मान देना है तो आपको गांधी की विचारधारा की तरफ पूरी तरह से पीठ घुमानी ही पड़ेगी। अगर आपको गांधी को स्वीकारना है तो आपको सावरकर की विचारधारा को नकारना होगा। शायद यही वजह है कि सावरकर अभी भी भारत में एक पोलराइजिंग फिगर बने हुए हैं। आप लोग दोनों को साथ, वो तो एक सीधी सी बात याद रखिएगा, आप दोनों विचारधाराओं को लेकर साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आप महात्मा गांधी को मानते हैं और सावरकर को मानते हैं तो किसी एक के विरोधी आप लोग जरूर होंगे। और ये पूरी एक कहानी है, इसमें सही क्या है गलत क्या है आप लोगों को तय करना है। आप अगर सही सोचते हैं कि उन्होंने माफी इसलिए मांगी कि वो बाहर आ सके, कुछ काम कर सके, तो आप लोग अच्छा मान सकते हैं। और अगर आप लोग भगत सिंह से तुलना करते हैं कि हर हाल में माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, चाहे उसका परिणाम कुछ भी होता, तो आप लोग गलत मान सकते हैं। तो यही सब कहानी है और इसी को लेकर विवाद बना हुआ है। लेकिन हाँ, 1909 के पहले कि इनकी अलग ही कहानी थी, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। उससे इनकी तुलना उसको अलग ही मतलब आप सोचिए, पाली में रखिएगा। 2 जिंदगियां एक तरह से आप लोग कह सकते हैं, एक पहले वाली और एक बाद वाली इनकी। चलिए, और आपके कुछ सवाल हो, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग नीचे जरूर बताइएगा। और ये सभी इतिहासकारों ने जो इनके जीवनीकार हैं, उन्होंने जो शब्द कहे, जो लिखा है, उसी को पढ़ हमने आपके सामने रखा है। ना तो हम उस समय थे और ना ही आप लोग उस समय थे। हमारे सामने तो किताबें ही बचती है इतिहासकारों की कि हम लोग पढ़ें और आपके सामने फैक्ट रख दें। अब उसे सही मानो या गलत मानो, ये आप लोगों पर की जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी को सही मानो, चाहे उन्हें गलत मानो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गलत मानो, क्योंकि आप देखिए भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, उनके विरोध करने वाले भी हैं। और इस तरह की किसी जिंदगी में आप होते हैं तो आपके पसंद करने वाले भी बहुत होते हैं, नापसंद करने वाले भी होते हैं, प्रशंसक होते हैं, आलोचक भी होते हैं। तो ये कहानी रहती है। और बताइए, आप लोग कुछ सोचते हैं अगर इन पर तो आप लोग नीचे जरूर बता सकते हैं। ठीक है।